तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपका क्लास जो है भारतीय इतिहास का प्रारंभ हो रहा है। और ऐसे में हम लोगों को सबसे पहले दो बातों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इतिहास के तथ्यों को समझने के लिए और एक लंबे समय तक याद रखने के लिए भी। पहली बात तो ये कि इतिहास के जितने भी घटनाएं हैं कालखंड के अनुसार उसका एक रोड मैप तैयार कर लें कि भाई इतिहास की कौन से टॉपिक के बाद कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रत्येक दूसरी घटना जो है ना उसके पीछे वाली घटना से प्रेरित है, जिसे याद रखने में आसानी हो जाती है। तो आज के क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास की जो रोड मैप है उसके बारे में समझेंगे। दूसरी बात ये भी समझेंगे विद्यार्थियों कि भारत की जो भौगोलिक मानचित्र है उसको भी हमें अपने जहन में बैठा लेना होगा। और उस भौगोलिक मानचित्र का जो भौगोलिक क्षेत्र जो है इतिहास से जुड़े हुए, इतिहास की घटनाओं से जुड़े हुए, उन क्षेत्रों को अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर इतिहास की घटनाओं को समझने के साथ साथ लंबे समय तक उसे याद रखने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले इतिहास वर्ड जो है उसको समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इतिहास जो है ना इंग्लिश के हिस्ट्री शब्द का रूपांतरण है हिंदी में इतिहास। इतिहास को सरल शब्दों में अगर परिभाषित किया जाए तो कहते हैं इति मीन्स बीती हुई और हास मीन्स कहानी, और बीते हुई काल को अतीत कहते हैं इतिहास में। तो अतीत की घटनाएं जो है, पास्ट की बीती हुई घटनाओं का संकलन जो है ना इतिहास है, जिसमें अतीत की घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका इंग्लिश जो वर्ड होता है जिसे हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री जो है ना हिस्टोरिया वर्ड से बना हुआ है, और हिस्टोरिया वर्ड का अर्थ होता है जांचना या खोजना। तो इतिहासकार जो है इतिहास का लेखन तभी प्रारंभ करते हैं जब तथ्यों को जांचते हैं। पुरातत्ववेता जो है इसको जांचते हैं, इसके बाद उसका क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या और प्रस्तुत जो है किताबों में करते हैं, पन्नों में करते हैं, जिसे हम लोग इतिहास के रूप में जानते हैं, और उस काल की घटनाओं को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर इतिहास को या इतिहास के जनक को अगर कहें, यानी कि विश्व में सबसे पहले इतिहास लेखन की पद्धति को अगर प्रारंभ करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक, इतिहास का पिता भी कहा जाता है। देखिए, हेरोडोटस जो थे ना वो एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे, और इनको इतिहास के जनक की उपाधि एक रोमन वक्ता जिनको सिसरो नाम था उन्होंने दिया था। क्योंकि हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्रीज, और द हिस्ट्रीज में उन्होंने ग्रीको और फारसी युद्धों के बारे में व्यवस्थित तरीके से व्याख्या किया था। उन्होंने आलोचनात्मक अध्ययन संबंधी बातें जो है तर्क के साथ, तथ्यों के साथ दर्ज किया था द हिस्ट्रीज में। हेरोडोटस जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक यूनानी इतिहासकार और एक भूगोलवेता रहे थे, उन्होंने ही इतिहास लिखने की नींव रखी थी। इसके अलावे जो अकादमिक विधा है इतिहास की उन्होंने ही स्थापित किया था, इसीलिए इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर हम इसको भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज यूनान का ही व्यक्ति थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा। हालांकि आज इतिहास की रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे तो मौर्य साम्राज्य का जिक्र आएगा। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहे थे, जो एक यूनानी राजदूत के रूप में यहां आए थे। यानी कि इतिहास लेखन के अलावे मेगास्थनीज एक राजनयिक भी थे, और उन्होंने
जब 5 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य वही जो सम्राट अशोक के दादाजी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु या सलाहकार जो चाणक्य, कौटिल्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, वहां पे रह करके 5 साल 299 ईसा पूर्व तक, और मेगास्थनीज जो है भारत से संबंधित, भारत की सामाजिक, आर्थिक और खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन काल है, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सभी बातें जो है अपने पुस्तक द इंडिका में चर्चा किया था। और वही पुस्तक, मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका जो है आज के इतिहासकारों के लिए भारत की प्राचीन इतिहास को जानने के लिए मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत बना है। तो आप याद दोनों बातों को रखेंगे कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, और भारत के इतिहास का जनक जो है किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में बांटा है। अक्सर इतिहास की घटनाओं को, जैसे हम लोग समय को, टेंस को अलग अलग 3 खंड में बांटते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वो काल रहे थे जिसमें या जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। वैसे सभी इतिहास की घटनाओं को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक इतिहासकार जो है अनुमान से वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, जिक्र करते हैं। दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ये देखिए आद्य ऐतिहासिक काल जो है वही काल है जिसमें लिखित प्रमाण तो मिले, वो भी संकेत के रूप में, क्योंकि इस काल में लोग जो है ना, मानव अपने विचारों को चित्र के माध्यम से, जैसे कुछ प्रमाण मिले हैं गुफाओं में, शिला में, पत्थरों पे लिखे हुए, और कुछ औजारों से, तो ये इस काल में जो है ना कुछ लिखित प्रमाण तो मिले, बट उसको पढ़ा और समझा नहीं जा सका इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्व वेदा के द्वारा। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एक जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है लिखित प्रमाण मिले और उसे इतिहासकारों ने अच्छी तरह से समझ पाया, तो वैसे घटनाओं को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस प्रागैतिहासिक काल को अलग अलग 3 खंडों में बांटा गया। अलग अलग 3 प्रागैतिहासिक काल को, पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। विद्यार्थियों यहां पे आप देखेंगे कि जो पूर्व पाषाण काल जो है ना, इसका कालखंड रहा था, जो सबसे पहला कि कब से पूरा पाषाण काल प्रारंभ हुआ ये पता नहीं है, यानी कि अज्ञात है। और तब से लेकर के, हो सकता है इसके करोड़ों वर्ष रहे होंगे, लाखों वर्ष रहे होंगे पहले, लेकिन अज्ञात से लेकर के माना जाता है कि 8000 ईसा पूर्व जो कालखंड रहा इतिहास का, 8000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल का वक्त रहा है, काल रहा है। चूंकि मैंने पहले बताया कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वैसी घटना है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, ये होता है कि कुछ चीजें जैसे हस्त कुठार आदि मिले हैं, क्योंकि इस वक्त जो आदिकाल के मानव थे वो खाद्य संग्राहक थे, हंटर्स थे, शिकार करते थे जानवरों का, वो भी पत्थर का औजार
के रूप में पत्थरों से वार करते थे, जानवरों पर हमला करते थे, इसीलिए इसको पाषाण शब्द जोड़ा हो गया है। पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है। और ये मध्य काल जो है, और पाषाण काल के सबूत जो है ना आपको पंजाब में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में कुछ क्रांतियां हुई, बदलाव आए, और ये 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक के काल को जो है ना मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है, इस ऐतिहासिक कालखंड को। और ये इसका जो है प्रमाण नर्मदा नर्मदा घाटी में मिला था। और इस काल में जो है ना वो क्या कहते हैं, जो शुरुआत में पत्थरों से, जिसमें कि जैसे तैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे जानवरों को शिकार करने के लिए, उसमें कुछ सुधार उन्होंने किया, पजा उजा करके, और पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग किया ना, कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग किया। और इसके बाद नवपाषाण काल आता है, और यह जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के और 2500 ईसा पूर्व तक के कालखंड को नवपाषाण काल कहा जाता है। और यही नवपाषाण काल है जिसमें लोहा पत्थरों का प्रयोग जो है अच्छी तरह से उसे तराश करके और औजार के रूप में प्रयोग करने लगे। साथ ही नवपाषाण काल जो है ना, इसी नवपाषाण काल में मनुष्य जो है आग का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल का ही देन है आग का आविष्कार। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल का ही देन रहा है। और ये जो है इसका साक्ष्य जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक क्षेत्रों में मिला है। तो ये आपको प्रागैतिहासिक काल के रोड मैप रहे, और इन सभी बातों को कालखंड के क्रमवार तरीके से याद रखेंगे जहन में, जिससे आप लोगों को इस इतिहास को समझने में, भारतीय इतिहास को समझने में, घटनाओं को समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल जो है ना, इसे भी अलग अलग दो खंडों में विभाजित किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित प्रमाण तो मिले, विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए तरीके तो अपनाए गए मनुष्यों के द्वारा इस काल में, लेकिन वो संकेत के रूप में और कुछ ऐसे जिसकी लिपि न पढ़ी गई न समझी गई, उसे कहते हैं। और यह काल जो है आपको सबसे पहला इसमें सिंधु घाटी सभ्यता मिला, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे पहली और व्यवस्थित नगरीकरण का जो प्रमाण मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक रहा था। 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी जो भारत और पाकिस्तान जो है उसके सीमा क्षेत्रों में है, और वहां पे प्रमाण मिला था। और सिंधु घाटी में लोग जो है ना व्यवस्थित रहना सीख लिए थे। एक बहुत बड़ी नगरीकरण सुव्यवस्थित यहाँ पे प्रमाण मिला था। ईंटों से दीवारों और घरों का निर्माण करना, स्नानागार, अनागार, ये सब हम लोग बृहद और विस्तार पूर्वक आगे एक एक करके प्रत्येक इतिहास के टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल का वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ना आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इतिहास बताता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि सिंधु घाटी क्षेत्र में मध्य एशिया से लोग आए थे, जो कबीले लोग थे,
जिन्हें आर्य कहा जाता है, आर्य अपने मानते थे। और आर्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के साथ ही थोड़ी कुछ कालखंड के बाद विकसित हुआ। वैदिक सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है उस सभ्यता को क्योंकि इसी सभ्यता में ना वेदों की रचना हुई थी। और इसका 1500 से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड रहे थे वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और विद्यार्थियों, अगर हम वैदिक सभ्यता को देखें तो वैदिक सभ्यता भी दो अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। दो अलग अलग खंड कौन कौन से हैं? तो पहला खंड आता है ऋग वैदिक। ऋग्वैदिक काल, देखिए ऋग्वैदिक काल जो है ना वो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। मैंने जैसे बताया कि वैदिक काल में ही वेदों की रचना, सभी वेदों की रचना जो है ना वैदिक काल में हो गया था, इसीलिए तो इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, देखिए उत्तर वैदिक काल जो है ना वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की कालखंड है, इसके घटना है। देखिए ऋग्वैदिक काल जो है ना इसमें ऋग्वेद की रचना हो गई थी, संकलन हो गई थी। आप सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिसमें सबसे पुराना और पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हो गया था, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और बाकी जो 3 वेद है ना उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जिसका कालखंड 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड रहे थे। उत्तर वैदिक काल में ही आपको रामायण, महाभारत और जो बाकी 3 यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं उसका संकलन वह उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। और इसी काल में उपनिषद भी हुआ था। क्योंकि ये काल जो है ना वैदिक काल, यहां से सभा सभा समिति, राजा वाले सिस्टम, प्रणाली जो है राजा वाले चालू हो गए थे, सभा समिति वाले प्रणाली चालू हो गए थे इस कालखंड से। और इसी कालखंड से जो है ना सबसे पहला एक मिलता है, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का उदय जो है ना यहां से वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। तो इन सभी तथ्यों को हम लोग एक एक करके आगे बारीकी से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। ऐतिहासिक काल वे काल रहे थे जिसमें लिखित प्रमाण भी मिले और उसको पुरातत्व वेदा द्वारा समझा भी गया। इस ऐतिहासिक काल को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला खंड है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा खंड मध्य भारत, मध्यकालीन भारत भी कह सकते हैं, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो है आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत। ठीक है, अब इसके कालखंड को अगर देखेंगे विद्यार्थियों तो 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक चला था। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन जो है 712 ईस्वी सन आ गया, अब ईस्वी सन से लेकर के 1707 ईस्वी सन तक माना जाता है। ये आपको मध्यकालीन भारत का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। और आधुनिक भारत जो है 1707 ईस्वी सन से लेकर के
1964 ईस्वी सन तक अध्ययन करेंगे। यानी कि 1964 भारत की आजादी के लगभग कितना 15-20 साल बाद तक का अध्ययन जो है आधुनिक भारत में करेंगे। अब यहाँ पे विद्यार्थियों प्राचीन भारत में इसको प्राचीन भारत को अलग अलग फिर हम लोग खंडों में देखेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत के जो है ना, यानी कि हम लोगों को जब बात आती है ऐतिहासिक काल को, भारत के ऐतिहासिक काल को अध्ययन करने की, तो एक बृहत चैप्टर्स मिलेंगे, घटनाएं मिलेंगे, क्योंकि इसका जो है ना लिखित प्रमाण मिला, इसलिए थोड़ा बृहत हो जा रहा है अध्ययन करने की दृष्टि से, समझने की भी दृष्टि से। और पहले वाले जो काल थे प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, उसका तो कुछ विस्तृत प्रमाण मिला नहीं जिससे समझा जा सके। केवल अनुमान के आने पर इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेदा ने उसकी चर्चा और व्याख्या किया है, इतिहास में रखा है। तो प्राचीन भारत को हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी में, क्योंकि इस वक्त तक भारत में जो है ना राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे महाजनपद, चूंकि महाजनपद एक 6ठी शताब्दी की बात है। 6ठी शताब्दी में जो है ना भारत में जनपद, जो बड़े बड़े राज्य थे, अस्तित्व में थे, और पूरे भारत में 16 महाजनपद, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, महाजनपद यानी कि जनपदों, कई जनपदों को मिलाकर के और एक महाजनपद का निर्माण किया जाता था, और इस तरह पूरे भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका कालखंड जो है 6ठी शताब्दी रहा है। ठीक है, महाजनपद के बाद मगध साम्राज्य आता है। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का कालखंड 900 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का कालखंड रहा है। और मगध साम्राज्य जो है ना वो 16 महाजनपदों में से सबसे विशाल और शक्तिशाली जो जनपद था मगध साम्राज्य था, क्योंकि एक समय में सभी बाकी 15 जनपदों में मगध जनपद का आधिपत्य हो चुका था, अधिकार हो चुका था, और इस सबसे शक्तिशाली साबित हुआ था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश जैसे राजाओं ने स्थापित किया था, शासन किया था। उसके बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, अच्छा, मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है वो 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा था। और हम अब देखियो पहले जिक्र किए थे ना, मेगास्थनीज की जिक्र कर रहे थे, तो उसमें मौर्य जो है ना वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु या सलाहकार चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके सहयोग से, सलाह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और वही काल है जब अलेक्जेंडर सिकंदर महान जो है ना भारत से वापस गया था। तो मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है 323 ईसा पूर्व से लेकर के 187 ईसा पूर्व का। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य जो राजवंश है वो भी मगध साम्राज्य में शासन किया था, राजगद्दी संभाला था। और ये मगध साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करता था वो गिरी ब्रिज, जिसको राजगिरी कहते हैं, यानी कि राजगीर। और राजगीर से फिर इस ट्रांसफर किया गया था पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो फिर इसके बाद आया मौर्योत्तर काल। ठीक है, और मौर्योत्तर काल का कालखंड रहा था 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी सन आ गया। अब देखिए हम लोग ईसा पूर्व से ईस्वी सन की ओर चल दिए। मौर्योत्तर काल में ही
यहाँ पे फिर राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिसमें कई राजा आपस में लड़ रहे हैं, बाहरी भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए, यानी कि विदेशी राजाओं ने भी आकर के और शासन करने की कोशिश और प्रयास किया था। इसके बाद आता है एक गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, ये जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल, इसकी स्थापना जो है, और ये जो आपको 319 से ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक का काल जो है गुप्त साम्राज्य का रहा था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है ना श्री गुप्त ने किया था, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल के जो प्राचीन भारत है उसमें लास्ट खंड हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल। देखिए हर्षवर्धन काल जो है ना वो आपको 606 ईस्वी से लेकर के 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी तक के कालखंड को हम लोग हर्षवर्धन के खंड में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत जिसका कालखंड जो है, देखिए यहाँ पे मध्यकालीन भारत जो है जिसका कालखंड 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा था। और इसमें भी दो अलग अलग चीजें देखेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग भागों में मध्यकालीन भारत को समझेंगे। देखिए मध्यकालीन भारत में भी हम लोगों को अलग अलग दो खंडों में पढ़ना है। एक तो पहला है पूर्व मध्यकालीन भारत और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारत। देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक की कालखंड को पढ़ेंगे, जिसमें देखिए अलग अलग भारत के क्षेत्रों में अलग अलग राजा जो है शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। उत्तर भारत को अगर देखेंगे पूर्व मध्यकालीन में तो राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार जैसे राजवंश जो है शासन कर रहे थे। उसी काल में दक्कन क्षेत्र में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। जबकि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में इस काल में इतिहास मिलेगा कि चेर वंश, पांडे वंश, चोल वंश और शाही चोल वंश शासन कर रहे थे। और फिर उत्तर मध्यकालीन भारत में जो 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के काल है, और इसमें भी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश शासन कर रहे थे। उत्तर भारत में कौन थे भाई? तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का, फिर चौहान वंश का, मुगल वंश का शासन आया, ठीक है। और दक्कन वाले क्षेत्र में देखेंगे तो विजयनगर और बहमनी राजवंश आया। जबकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में देखेंगे तो चेर राजवंश, देवगिरी के यादव राजवंश और वारंगल के कालकती राजवंश स्थापित हुआ। देखिए आधुनिक भारत जो 1707 ईस्वी से लेकर के और 1964 ईस्वी तक के कालखंड रहे, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग विद्यार्थियों आधुनिक भारत में जो है 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक के कालखंड में हुए घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए इसको अलग अलग हम लोग 4 खंडों में विस्तृत रूप से फिर हम लोग जाएंगे, लेकिन 4 खंडों में जानेंगे। जैसे देखिए पहले जब फिर चूंकि ये देखिए काल रहा है 1707 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक का, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इस काल में हमें हमारे देश में बहुत बड़ी ऐसी जो बाहरी लोग यहाँ कर, जिसे कहेंगे हम लोग औपनिवेशिक लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। तो वैसे में देखिए सबसे पहला खंड जो बनता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना प्रारंभ हो गया था, देखिए आपको पुर्तगाली आए थे क्या 1498 ईस्वी में। आप सभी ने पढ़ा होगा वास्को डी गामा भारत आया था
कालीकट पे उतरा था 1498 ईस्वी में, ठीक है। और बहुत बड़ी दिलचस्पी उन्होंने लिया था, यहाँ से मसाला का व्यापार बहुत अच्छा किया था उन्होंने, ठीक है। एक तरह से वो रास्ता भी खोल दिया था, ठीक है, यूरोपीय व्यापार के लिए भारत में। इसके बाद डच देखिए आया 1602 ईस्वी में, ठीक है। डच कब आया हमारे देश में? 1602 ईस्वी में। और अंग्रेज का आगमन कब हुआ था? 1608 ईस्वी में, यानी कि डच पुर्तगाली के बाद आया था, ठीक है। और फ्रेंच फ्रांसीसी जो है हमारे यहाँ 1664 ईस्वी में। और ये सभी जो है यूरोपीय कंपनी आए थे ना यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे, सभी का पर्पस था कि व्यापार करना, क्योंकि वास्को डी गामा ने यहाँ रास्ता खोल दिया था मसालों के व्यापार से। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्यों का विघटन, ठीक है, और उनके उत्तराधिकारियों का राज्य, जैसे बंगाल। बंगाल में इतिहास में हम सभी पढ़ेंगे कि जो बंगाल जो है, यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी ना सबसे बृहद, जिसको कहा जाता है प्लासी की लड़ाई, ठीक है। यहाँ उस समय कौन? सिराजुद्दौला शासन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आप देखे थे, चूंकि वो तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाध्यक्ष थी उनके बीच हुई थी, तो इसको पढ़ेंगे। अवध पढ़ेंगे, हैदराबाद का साम्राज्य पढ़ेंगे राज्य, और कर्नाटक का जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंग्रेज का विजयी, क्योंकि अंग्रेज ने कर्नाटक का युद्ध किया था जो 1744 से 63 ईस्वी के बीच किया था, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक का युद्ध। इसके बाद जो बंगाल का प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध किया था, ठीक है, प्लासी युद्ध, इसके बाद बक्सर युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध होता, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसको भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मैसूर युद्ध को देखेंगे, मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 के बीच, इसको देखेंगे। और पंजाब का अधिग्रहण जो 1849 ईस्वी की घटना है, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों कि दास्ता का बंधन, क्योंकि अंग्रेज, मैंने कहा ना कि व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके भारत के लोगों को क्या करने लगे थे? शोषण करने लगे थे। तो फिर शोषण करने लगे अंग्रेज कई तरह से, रेवेन्यू और कई ऐसे मामले थे जिसमें ये वाला खंड को देखेंगे। और इसके बाद फिर शोषण से ग्रसित और पीड़ित होकर के भारतीय लोग जो है ना, वो जागरूक होना चालू कर दिए थे। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे राष्ट्रवादी जागरण, ठीक है। राष्ट्रवादी जागरण में जैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे, और उस खंड को भी पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार, हमारे समाज के अंदर कई कुरीतियां थी, जैसे आपने सुना होगा राजा राममोहन राय, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका हम लोग आगे चल करके अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा फिर आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, जो एक बिल्कुल भारत की पहली राजनीतिक संगठन बनी थी 1885 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय लोगों के हक अधिकार के लिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, इसमें गांधी आंदोलन और इससे रिलेटेड सभी आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रतायोत्तर भारत को पढ़ेंगे, जिसमें कि जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो भी कई समस्याएं, आर्थिक समस्याएं थी, कुछ और भी चीजों को यहाँ पे समाधान ढूंढा गया। इसके साथ ही आर्थिक गतिशीलता चाहिए थी देश को, ये भी, इसमें भी कुछ काम किया गया, और विदेशी जो नीति थे उस पर भी कुछ काम और सुधार किए गए थे। ये पूरे जो रोड मैप रहा, ये सभी हमारे भारतीय इतिहास को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जो हमारे परीक्षा उपयोगी तथ्यों को अध्ययन करने में सहायक होता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। और साथियों, अगर इस क्लास को आप हमारे YouTube चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में देख रहे हो और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भारतीय इतिहास को लगातार आपके बीच जो है ना, इस YouTube चैनल के माध्यम से देने का काम करने जा रहे हैं।